एक काम करो, तुम इस साइड में जाके देखो, तुम इधर निकलो, तुम ऊपर। सर सर, लड़का और लड़की के शरीर पर वैसे ही कपड़े मिले हैं जैसे कि संगीता और संजीव के फादर ने हमें बताया था। लड़के की जेब से 17 रुपए निकले हैं और लड़की सिल्वर रिंग पहनी हुई है। सर, मर्डर में लूट का मोटिव नहीं लगता। मोटिव नफरत या रंजे से जुड़ा हो सकता है। कैप्टन रमन भाटिया को इन्फॉर्म किया? हाँ सर, जैसा कि आपने बोला था, शिनाख्त के लिए बुलवा लिया है। सर, कैप्टन रमन, आर यू श्योर ये संगीता और संजीव ही हैं? बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। ताकि बच्चे सही सलामत वापस आएंगे। फिर क्या हुआ? मुझे मेरे बच्चे चाहिए। उमा, 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 उमा। अरे तुम दोनों कभी पढ़ भी लिया करो, 24 घंटे नाच गाने करते रहते हो। अरे तुम दोनों सुन ही नहीं रहे हो। होमवर्क हो गया तुम दोनों का? हाँ माँ, होमवर्क कर लिया है हमने। कम ऑन उमा, कर लेंगे होमवर्क। अरे आपने तो इनको बिगाड़ के रख दिया है। एक जख्म लेफ्ट टेम्पोरल एरिया पे हॉरिजेंटली 1 into 1/4 इंचेस बोन डीप सुपरफिशियली कट ऑन वुंड। एक जख्म लेफ्ट मेस्टोइड एरिया पे ऑब्लिकली 11/2 into 1/4 इंच बोन डीप। जख्म इतना गहरा था कि बोन तक को काट दिया, करीब 1 इंच गहरा, जिससे ब्रेन मटेरियल बाहर आ गया। एक जख्म राइट फ्रंटल फोरहेड पे ऑब्लिकली 1 into 2/10 इंच स्कैल्प डीप। एक जख्म गर्दन की लेफ्ट साइड पे 3 into 2/10 इंचेस। एक जख्म राइट साइड अपर चेस्ट पे 2 इंचेस बिलो द मिडिल एंड राइट क्लेविकल प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली 1 into 1/4 इंचेस मसल डीप। बस डॉक्टर, ये बताइए कुल कितने जख्म है बॉडी पे? पूरे 25 जख्म हैं, ज़्यादातर सीने, कंधे और हाथों पे हैं। कुछ जख्म तो 9 इंच से भी ज़्यादा गहरे हैं। वेरी ब्रूटली मर्डर। और संगीता, उसकी क्या रिपोर्ट है? संगीता के ऊपर 6 बार वार किया गया है। ज़्यादातर वार सीने और गर्दन पे हैं। दोनों की डेथ 54 घंटे पहले हो चुकी है। इसका मतलब है कि 26 की रात को ही मार दिया गया था? जी, रात को करीब 9:30 बजे। दोनों पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, जैसे तलवार या कृपाण। हाँ, एक बात और, संगीता की बॉडी पे अंडरगारमेंट्स नहीं थे। यू मीन रेप? आई एम नॉट श्योर। बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी, इसलिए फ़िलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है। हमने उसके कपड़े, हेयर और अर्थ सैंपल फॉरेंसिक के लिए ले लिए हैं। इंसान नहीं, हैवान होंगे जिन्होंने इतनी बेरहमी से उन दोनों को मारा है। सर, कैप्टन रमन भाटिया की कंप्लेन में जिन 4 सेलर्स को स्मगलिंग के मामले में सस्पेंड किया गया था, जिनमें योगेंद्र सिन्हा, सत्यदेव दुबे, जयदीप मल्हार और टॉमी फर्नांडिस, सर इन चारों की मैंने 6 अगस्त की सारी एक्टिविटीज़ पता की। फिलहाल इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और सर, कर्नल खत्री के बेटे आशीष खत्री के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। बट आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि संगीता और संजीव के मर्डर में उस हरभजन सोढी और विनोद सिंह का हाथ है।
हाँ, ये हो सकता है कि उन दोनों का उन चारों सेलर से कोई कनेक्शन हो, लेकिन जब तक हरभजन सोडी और विनोद सिंह हमारे हाथ नहीं लगेंगे, इस केस की कोई लीड हमारे हाथ नहीं लगेगी। प्रकाश सर, देश के सभी अखबारों में उन दोनों की फोटो छपवाओ और रिवॉर्ड रख दो कि जो कोई भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ओके सर। उन दोनों आदमियों के स्केचेस न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिक कर दिए गए थे, जिनके नाम हरभजन सोडी और विनोद सिंह माने जा रहे थे। लेकिन संगीता और संजीव की हत्या का वृतांत जो देश भर के अखबारों में छापा गया, उसने जनता में रोष पैदा कर दिया। संगीता और संजीव की हत्या का केस देश के अखबारों की हेडलाइंस बन गया था और सारा दबाव दिल्ली पुलिस पर आ गया था, जो ये मान रही थी कि संजीव और संगीता की हत्या में उन दो संदिग्धों का हाथ हो सकता है, जिनके स्केचेस के अलावा फिलहाल उनके पास और कुछ नहीं था। लेकिन सस्पेंडेड सेलर जोगेंद्र सिन्हा, जयदेव मल्हार, टोनी फर्नांडिस, सत्यदेव दुबे और कर्नल खत्री का बेटा आशीष खत्री भी शक के दायरे में थे। लेकिन पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि संगीता और संजीव की हत्या के तकरीबन 3.5 घंटे पहले उन्होंने एक अनजान आदमी से उसकी कार में लिफ्ट ली थी। अंकल, हमें प्रसारण भारती जाना है, आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? मैं तुम्हें आनंद प्रभात तक छोड़ सकता हूँ। आखिर कौन था वो आदमी और उस आदमी की इस डबल मर्डर केस में क्या भूमिका थी? भाभी जी नमस्कार। हिम्मत रखिए, पूरा दिल्ली आपके लिए सड़कों पर उतर गया। रमन, मुझे पता है तुम मेरे बेटे पे शक कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना कि पुलिस उन दो लड़कों को ढूंढ रही है, संजीव और संगीता के मर्डर के लिए। जिसने भी ये घृणित काम किया है, पुलिस उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेगी। प्रकाश, मिनिस्ट्री का बहुत प्रेशर है, हमें जल्द से जल्द उन दोनों को ढूंढना होगा। सर, मैंने दिल्ली के सभी हिस्ट्री शीटर की लिस्ट चेक की है, पर इस हरभजन और विनोद का कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। और सर, हम दूसरे स्टेट की पुलिस से भी लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पर अभी तक कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस मुद्दे ने ऐसी आग पकड़ी कि उस वक्त की केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में घेरा जाने लगा और झंडेवाला पुलिस स्टेशन के एसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कुलजीत की रिपोर्ट पर 1 घंटे तक कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन इस सब से भी जनता का आक्रोश शांत नहीं हुआ और अखबारों में लगातार लिखा जा रहा था कि दिल्ली में मानवता का खून हो चुका है। इसी दौरान वो आदमी दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन पहुंचा जिसने संगीता और संजीव को अपनी कार से लिफ्ट दी थी। सर, मैं डॉक्टर चड्ढा, इन दोनों बच्चों को मैंने अपनी गाड़ी से लिफ्ट दी थी। अंकल, हमें प्रसारण भारती जाना है, आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? मैं तुम्हें आनंद प्रभात तक छोड़ सकता हूँ। चलो दीदी। और फिर मैंने उन्हें आनंद प्रभात के पास ड्रॉप कर दिया। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। बहुत ही हंसमुख बच्चे थे सर। मैंने देखा कि इनका मर्डर हो गया है तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि आपके पास जाकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। आनंद प्रभात छोड़ने के बाद फिर आप कहाँ गए थे? मैं वहाँ से मंडी हाउस निकल गया सर। मंडी हाउस में कहाँ? मंडी हाउस में कमानी ऑडिटोरियम, वहाँ पर एक शो था जिसे देखने के लिए मुझे जाना था। उस शो की टिकटें हैं आपके पास? जी नहीं, वो तो मैंने फेंक दी। अच्छा, जब आप संगीता और संजीव को आनंद प्रभात छोड़ कर गए थे तो वहाँ पर आपने इन दोनों में से किसी को देखा था? जी नहीं सर, इनमें से तो किसी को नहीं देखा वहाँ। हो सकता है डॉक्टर चड्ढा झूठ बोल रहा हो। उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक करो और ये चेक करो कि वाकई उस दिन कमानी थिएटर में शो देखने गया था या कहानी बना रहा है। ओके सर। योगेंद्र, जयदेव, सत्यदेव, टॉमी और आकाश के बाद अब डॉक्टर रामनिवास चड्ढा को भी खंगाला जा रहा था और उसी दौरान पुलिस को इस केस में एक अहम लीड मिली। सर, बॉम्बे पुलिस हेडक्वार्टर से बॉम्बे क्राइम ब्रांच के एसआई संदीप पवार ने हमें यह बताया है कि इन दोनों का ही बॉम्बे का क्राइम रिकॉर्ड है। सर, जिसे अब तक हम विनोद सिंह समझ रहे थे, बॉम्बे पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम जसवीर सिंह उर्फ भिल्ला है और ये हरभजन सोडी कुलजीत सिंह उर्फ गंगा है। सर, बॉम्बे पुलिस ने इनके असली फोटो और इनसे जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली भिजवा दिए हैं। सर, ये भिल्ला बॉम्बे में तो और भी लोगों के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है और इसके नाम कार चोरी के भी काफ़ी केसेस दर्ज है।
और सर ये गंगा बॉम्बे में चोरी का सामान बेचा करता था और टैक्सी भी चलाता था, जिसमें से ये गैर कानूनी तरीके से शराब इधर से उधर पहुंचाया करता था। बाद में गंगा ने भिल्ला से हाथ मिला लिया और इन दोनों ने मिल करके बच्चों को किडनैप किया। सर बॉम्बे पुलिस इन दोनों को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही है। गंगा और भिल्ला की फैमिलीज की कोई डिटेल? सर भिल्ला की तो कोई फैमिली डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन बॉम्बे पुलिस का कहना है कि गंगा की एक बहन हरियाणा में कहीं रहती है। हरियाणा में? तो फिर हो सकता है कि सर विल्सन हॉस्पिटल से ये दोनों हरियाणा या फिर दिल्ली से कहीं बाहर भाग गए हों। उनके पास एक ग्रे कलर की गाड़ी है जिसके ऊपर उन्होंने फेक नंबर प्लेट लगा रखी है। प्रकाश सर एरिया की सभी मोटर सर्विसिंग सेंटर से पता करो, हो सकता है उन्होंने कार का रंग बदलवा लिया हो। अब हमारे पास इनका फोटो भी है। प्रकाश किसी भी तरह से पता करो ये दोनों कहाँ हो सकते हैं। ओके सर। हुमा, 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 तुम कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के पास चली जाओ। यहाँ ये सब यहाँ रहो या वहाँ, मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे ना। काश मैं इन्हें वापस ला सकता। मैंने इतना हेल्पलेस, इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया। मैं जानती हूँ आप भी संजू और संगीता के बिना रह नहीं सकते, फिर हम जिंदा क्यों हैं? इस दर्द की दवा ये है कि हम जहर खा के मर जाएं। ये सच है कि बच्चे हमारी दुनिया होते हैं और उनके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। संगीता और संजीव की मां उमा के मन में जो ख्याल आया था वो उनकी पीड़ा का अथाह उन्माद था, और ना ही अपने बच्चों की शरारत और नोक-झोंक में एक मां को यह आभास हुआ था। इतनी क्रूरता से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हत्याएं आखिर क्यों की गई? क्या ये किसी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला था? क्या इन हत्याओं के पीछे उन दो संदिग्धों का हाथ था जिनकी पहचान अब गंगा और भिल्ला के नाम से कर ली गई थी? और इस बीच पुलिस को एक और चौंका देने वाली सूचना मिली। हेलो 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 सर अभी भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। आदर्श नगर के मजलिस पार्क इलाके में ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी मिली है सर, जिसका नंबर है DHI 4802। सर मजलिस पार्क में रहने वाले किसी दीपक त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके ये बताया था कि वो गाड़ी कई दिनों से वहां पर लावारिस खड़ी है। उसके बाद आदर्श नगर पुलिस वहां पर पहुंची थी सर। सर ये फोटो मैंने करोल बाग के एसआई सुशील पाठक को भी दिखाया है। सर ये वही गाड़ी है जिसे हरभजन सोडी किसी सेठ मंगतराम की गाड़ी बता रहा है। साहब मैं सेठ मंगतराम जी का ड्राइवर हूँ। सर हो सकता है कि ये वही गाड़ी हो जिसमें संगीता और संजीव को ईश्वरचंद और कुलजीत ने विटनेस किया था, क्योंकि सर इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है DHI 4802 वो भी फेक है। प्रकाश सर, आपके लिए आदर्श नगर पुलिस स्टेशन से एक फोन है। सर 2 मिनट। दिनेश। हाँ सर। ईश्वरचंद और कुलजीत को मुझसे मिलने के लिए बुलवाओ, इट्स अर्जेंट। ओके सर। सर जो गाड़ी मजीज पार्क में मिली थी वैसी ही गाड़ी की चोरी होने की खबर दर्ज हुई है चाणक्यपुरी थाने में। सर गाड़ी का नंबर है DS 5670। ये गाड़ी किसी अशोक शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। सर उसके पास इस गाड़ी की चाबी भी है। उस अशोक शर्मा को मजलिस पार्क बुलाओ और देखो उसकी चाबी से वो गाड़ी खुलती है क्या। अब प्रकाश फॉरेंसिक टीम को साथ लेके जाओ, उस गाड़ी को अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर ये मेरी ही कार है। चाबी है इसकी? है। खोलिए इसे।
इस कार को चोरी किया गया था और ईश्वर चंद और कुलजीत ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने इसी कार में संगीता और संजीव को देखा था। उस वक्त इस कार का नंबर था HRK 3930, जो कि एक फेक नंबर था। एसआई सुशील पाठक ने हरभजन उर्फ गंगा और विनोद सिंह उर्फ भिल्ला को इसी कार में देखा था और उस वक्त इस कार का नंबर था DHK 984। इसका मतलब ये हुआ कि वो लगातार इस कार का नंबर बदल रहे थे और इस कार के अंदर से हमें जो ब्लड स्पॉट्स मिले हैं उससे ये बात साफ होती है कि इसी कार में संगीता और संजीव को अगवा किया गया था। लेकिन संगीता और संजीव का मर्डर क्यों और किस इरादे से किया गया? जब तक इस कार की फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तब तक मजलिस पार्क इलाके में दोबारा एक बार अच्छे से पूछताछ करो। इन दोनों में से किसी को देखा है? साहब मैंने इसको तो नहीं, लेकिन इसको इस कार में देखा है और मुझसे किसी अनवर के बारे में पूछा था, गली नंबर 2 के पास। साहब मुझे किसी अनवर के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं उसको मना करके वहां से चला गया। हाँ सुशील, मजलिस पार्क का हर दरवाजा खड़काओ और पता करो कि ये अनवर कौन है और कहाँ रहता है। शायद ये अनवर ही हमें गंगा और भिल्ला तक पहुंचाने में मदद करे। पुलिस ने मजलिस पार्क में काफी पूछताछ की, लेकिन फिलहाल ना किसी अनवर के बारे में कुछ पता लग पाया और ना ही गंगा और भिल्ला से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी। और ये 2 हफ्ते उनके माता पिता की उस अथाह पीड़ा के गवाह थे, जिनकी आंखों के नूर उनके आंसुओं की वेदना बयां कर रहे थे। उमा, जिंदगी अगर बोझ भी बन जाए तो मौत तो उसका हल नहीं हो सकता ना। और फिर जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, हम मरने के बारे में सोच कैसे सकते हैं? कब मिलेगा इंसाफ? एक हफ्ते से रोजाना उन दोनों की फोटो अखबार में छप रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो हमें अपने बच्चे का मरा हुआ मुंह देखना नहीं पड़ता। अगर पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया तो मैं ढूंढूंगा उन्हें और पूछूंगा क्यों हमारे बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया। मेरे हाथ आ गए। हाँ भाई, अंदर क्यों आ रहे हो? मिलिट्री कोच है, चलो उतरो। हमने मिलिट्री वाले हैं। आई कार्ड दिखाओ। अब ओए, ये फुसुर क्या कर रहे हो? कार्ड हो गया है। हेलो, गुड, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। सर गंगा और भिल्ला आगरा में आर्मी कोच में चढ़ गए। वहां आर्मी वालों ने उन्हें पकड़कर नई दिल्ली रेलवे पुलिस को सौंप दिया और वो उन्हें यहां ले आए। आइए सर, ये सब उनके पास से मिला है। सर भिल्ला की जेब में ये 32 बोर का कारतूस मिला है। एक बैग था उनके पास, इसमें ये खून के धब्बे वाले कपड़े मिले हैं। उसकी जेब में सर ये चाबियों का गुच्छा था और आगरा के होटल विजय की ये स्लिप। और सर गंगा के पास से एक कृपाण मिला है। एक बात हो सर, भिल्ला के माथे पर जख्म का ठीक वैसा ही निशान है जैसा कि सर विल्सन हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रकाश अय्यर ने हमें बताया था। ये कृपाण और कपड़े फोरेंसिक जांच के लिए भेजो और उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग सैंपल और बाल के सैंपल लो और उनका थंब इंप्रेशन सर विल्सन हॉस्पिटल की एक्सरे स्लिप से मैच करके देखो, फिर उनसे बात करते हैं। ओके सर। क्यों मारा उन बच्चों को? हमने किसी को नहीं मारा साहब। घुमा फिरा के बोलेगा तो भी बचेगा नहीं। खुद मारा या किसी के कहने पे मारा? हम पर उल्टा इल्जाम लगाया जा रहा है साहब। तुझे और गंगा को अगस्त की रात संगीता और संजीव को इस गाड़ी में जबरदस्ती ले जाते हुए देखा गया था। नहीं साहब। अगस्त को ये कार तुमने चुराई थी ना? नहीं साहब। झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। झूठ नहीं बोल रहा तो अगस्त की रात को सर विल्सन हॉस्पिटल में तूने अपना नाम हरभजन सोडी क्यों बताया था?
आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं तो कभी सर विल्सन हॉस्पिटल गया ही नहीं। तो फिर तुम्हारे बैग में वो खून से सने हुए कपड़े क्या कर रहे थे? और वो किरपान? साहब यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मालूम नहीं मिलिट्री वालों ने रेलवे पुलिस को क्या पट्टी पड़ा दी है। साहब वो उन लोगों ने हमारे बैग में डाल दिया होगा। सब हमें फंसाया जा रहा है साहब। बॉम्बे पुलिस के रिकॉर्ड में तू और भिल्ला वांटेड लिस्ट में हो। 1.5 महीना पहले तुमने वहां से एक बच्चे को किडनैप किया था और फिर वहां से फरार होकर अगस्त की रात यहां दिल्ली में संगीता और संजीव का मर्डर किया। क्यों किया? किसके कहने पे किया? साहब ये बॉम्बे पुलिस भी हमको फंसा रही है। अब मैं तो बॉम्बे में साहब छोटा मोटा दारू का धंधा करता हूँ और साहब टैक्सी चलाता हूँ, और सब मेरी मुलाकात वही हुई थी। भिल्ला पर बॉम्बे में 2 अरबी लोगों को मारने का चार्ज भी है। वो तो नहीं मालूम साहब, लेकिन ये मालूम है कि वो गाड़ियाँ चुराता बेचता था। तो साहब हम मिले और मिलकर धंधा करने लगे। कौन सा धंधा? पेट पालने के लिए साहब वो हम लोग छोटी मोटी चोरी कर लेते थे। जब हमको मालूम पड़ा कि बॉम्बे पुलिस हमारे पीछे पड़ी है तो हम तो भाग गए। और सर हमारे साथ हमारा दोस्त भी था, जुगल किशोर। ये जुगल किशोर कौन है? दोस्त है हमारा साहब। पहले हम लोग सूरत गए, फिर अहमदाबाद और फिर वहाँ से पानीपत चले गए। पानीपत में तेरी बहन रहती है ना? हाँ साहब, वो राखी थी तो पहले मैंने अपनी बहन से राखी बंधवाई और फिर हम दिल्ली आ गए जुगल के घर। और सब हमारे सारे पैसे भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए सब पैसे कमाने के लिए वापस बॉम्बे आ गए। और साहब जब मैंने फ़ोटो देखी अखबार में तो मैं बहुत घबरा गया साहब। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब। फिर मैं बॉम्बे से वापस आ गया, बॉम्बे पुलिस से डरकर। फिर हम आगरा गए। फिर हम जब मद्रास के लिए निकल रहे थे तो अब सब मिलिट्री वालों ने हमको पकड़ लिया ट्रेन में। सर 5 को बॉम्बे के लिए निकला तो 6 को मैं विल्सन हॉस्पिटल कैसे आ सकता हूँ? तेरे सर पे चोट कैसे लगी? ये चोट बॉम्बे में लगी। मैं 5 को दिल्ली से निकला और 7 को बॉम्बे पहुंचा। फिर 8 को फिर मैंने मोहम्मद अली रोड से एक कार उठाई। सर मैं कार में बैठा था तभी 4 लोगों ने मुझे घेर लिया। उन्हीं के एक के पास तलवार थी सर, बड़ी वाली। तो सीधे हमला किया और बचने के लिए मैं झुका तो तलवार सीधे मेरे सर में घुस गई। बहुत खून निकल रहा था तो मैंने पास में गिरगांव में एक डॉक्टर है, उनसे मैंने टाके लगवा लिए। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर सागर रौत्रे साहब। मैं बॉम्बे में जुगल और मलाड वाले घर में ठहरा हुआ था। फिर अगले दिन मलाड से मैंने एक कार चुराई और मैं जुगल से मिलने जा रहा था, तभी मैंने देखा कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मैं डर गया, मुझे लगा अगर जुगल ने मुंह खोल दिया तो मैं भी फंस जाऊंगा। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली में मैंने अपनी और गंगा की तस्वीर अखबार में देखी। फिर हम दोनों आगरा चले गए और आगरा से हम मद्रास जा रहे थे, तभी ये आर्मी वालों ने हमें पकड़ लिया। सब ये दोनों कहानियां बना रहे हैं। सब इंस्पेक्टर सुशील पाठक और डॉक्टर प्रकाश अय्यर को इनकी पहचान के लिए बुलाओ, क्योंकि उन दोनों ने 6 तारीख को इन्हें बहुत करीब से देखा था। ओके सर। जब गंगा और भिल्ला की पहचान एसआई सुशील पाठक और डॉक्टर प्रकाश अय्यर से करवाई गई तो उन्होंने अपने बयान में यही कहा कि ये दोनों वही थे जो 6 अगस्त 1978 की शाम को हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने अपना नाम हरभजन सोडी और विनोद सिंह बताया था। सर बड़ा ही शातिर मुजरिम है, कुछ भी कबूलने को तैयार नहीं। बॉम्बे पुलिस से उस गिरगांव वाले डॉक्टर सागर रोत्रे के बारे में पता करो, जिसके बारे में भिल्ला ने हमें ये बताया था कि उसने अपने सर की पट्टी वहां से करवाई थी। और बॉम्बे पुलिस से ये भी पूछना कि उनका दोस्त जुगल किशोर उनकी कस्टडी में है क्या। प्रकाश सर, भिल्ला की जेब से हमें आगरा के होटल विजय की एक स्लिप मिली थी। आगरा पुलिस से कांटेक्ट करो और अपनी एक टीम वहां ले जाकर अच्छे से छानबीन करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भिल्ला को दोबारा हॉस्पिटल लेके जाओ, उसके सर का दोबारा एक्सरे करवाओ। आई एम श्योर उसके इंजरी मार्क्स उस एक्सरे से मैच करेंगे जिसकी रात को किया गया था। सर ग्रे कार में हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भिल्ला और गंगा के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। और ड्राइवर सीट के फुट मैट पर हमें जो बाल मिला था वो बाल गंगा का है। और गाड़ी की पिछली सीट पर हमें जो बाल मिला था वो बाल भिल्ला का है। और गाड़ी में जो ब्लड सैंपल्स मिले थे सर, भिल्ला और गंगा के कपड़ों पर से जो ब्लड सैंपल्स मिले थे वो भी संगीता और संजीव के ब्लड ग्रुप से मैच होते हैं सर। और गाड़ी से हमें जो अर्थ सैंपल्स मिले थे वो भी उस जगह के अर्थ सैंपल से मैच करते हैं जहां से हमें संगीता और संजीव की लाश मिली थी। और गाड़ी का जो फेक नंबर है DHI 4802, जब मैंने उसका केमिकल एनालिसिस किया तो पता चला कि उस नंबर प्लेट पर और एक नंबर है जो कि DHK 984 है। जिस रात वो सर विल्सन हॉस्पिटल गए थे उस रात भी उनकी कार का नंबर DHK 984 ही था। और भिल्ला का जो थंब इम्प्रेशन है वो एक्सरे स्लिप में मिले थंब इम्प्रेशन के साथ पूरा मैच करता है।
ये स्लिप आपने होटल की है? जी। ये दोनों यहाँ रुके हुए थे? हाँ सर। किस रूम में? रूम नंबर 23। सर ये दोनों एक्सरे का स्काईग्राम मैच करता है। भिल्ला का प्रेजेंट एक्सरे कंफर्म करता है कि उसका घाव 15 दिन पुराना है, जिसका एक्सरे तो लिया गया था जब वो अपना नाम विनोद बता रहा था। हेलो सर, आगरा के जिस होटल में गंगा और भिल्ला रुके हुए थे उस कमरे की हमने छानबीन की है सर। वहां से हमें एक तलवार मिली है सर। उस तलवार पर ब्लड के धब्बे भी हैं। ये तलवार वो मर्डर वेपन हो सकता है जिससे संगीता और संजीव को मारा गया था। उस तलवार को फोरेंसिक टीम को हैंडओवर करो। ये सभी एविडेंस ये क्लियर करते हैं कि गंगा और भिल्ला ने ही संगीता और संजीव की हत्या को अंजाम दिया। कल उन दोनों की कोर्ट में पेशी है और हम कोर्ट से अपील करेंगे कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है। सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस गंगा और भिल्ला के खिलाफ थे, लेकिन कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान वो दोनों अपने बयान पर कायम रहे, जो इस केस को और भी पेचीदा बना रहा था। हालांकि माना यही जा रहा था कि संजीव और संगीता की हत्या उन दोनों ने ही की होगी, लेकिन उनके इनकार और सच्चाई की तह में अब भी ये सवाल जिंदा थे कि उन्होंने ये अपराध किसके कहने पर किए थे, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी। पानी पिला दो। पानी भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ अंदर। ये क्या तरीका, पानी पीने के लिए मांग रहे, पानी तो दे सकते हो। कोई है, सुन तो लो। पानी। सर 4 अगस्त को इन लोगों ने मेरा घर किराए पे लिया था। 2 दिन घर पे थे। 6 अगस्त को पूरा दिन घर पे ताला लगा था और 6 अगस्त को पूरा दिन ये दोनों घर से बाहर थे। और 7 तारीख को मैंने सुबह देखा कि इस आदमी के सर पे चोट लगी थी। मैंने पूछा ये चोट कैसे लगी, तो बोला गिर गया था। और फिर 1 तारीख को बिना बताए ये दोनों घर से भाग गए, जबकि सर इन दोनों ने 2 महीने का किराया एडवांस में दिया था। सर क्यों ना इन प्रूफ के साथ गंगा को दोबारा कन्फ्रंट करें। इस बार वो कोई नई कहानी नहीं बना पाएंगे। कोई फायदा नहीं है। गंगा भिल्ला का से ज़्यादा शातिर है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। पहले ही बॉम्बे में 2 मर्डर करके बैठा है। इनसे इनका गुनाह कबूल करवाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तेनू शर्म ना आई इन्ना गंदा काम करते हुए? तेनू पता है मैनू लोग पानीपत विच की कहंदे हैं? रेपिस दी बहन कहंदे हैं कि वो भी मेरे नाल वही करेंगे जो तू संगीता नाल कीता। मेरा हुक्का पानी सब बंद हो गया है तेरी वजह से। मैं तेनू राखी बांधी, पर अब मैनू शर्म आंदी है कि मैं तेरे जैसे भाई की बहन हूं। अगर तू गलती कीती है तेनू रब दा वास्ता जीते जी पश्चाताप कर ले, नहीं तो तेनू नरक विच भी जगह नहीं मिलेगी। साहब आपने जो सबूत दिखलाए मैं उन्होंने झुटला दे नहीं सकती, पर एक बहन होने के नाते मैं दुआ करूंगी कि साडा भरा निर्दोष साबित हो। तो राज के लिए कितना रिस्क लेता है और वो बदले में कितना कम प्रॉफिट देता है, तो खुद का धंधा क्यों नहीं चालू कर लेता? खुद का धंधा करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, खुद की टैक्सी तक नहीं है मेरे पास। मैं कैसे बंदे को जानता हूँ जिसके पास खुद की टैक्सी है? मैनू शर्म आंदी है कि मैं तेरे जैसे भाई की बहन हूं। मैनू लोग पानीपत विच की कहंदे हैं? रेपिस दी बहन। वो भी मेरे नाल वही करेंगे जो तू संगीता नाल कीता।
जीते जी पश्चाताप कर ले, नहीं तो तेनू नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। साहब साहब मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ। साहब मैं अपने दोस्त शाम की बातों में आ गया और गलत संगत में पड़ गया। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, जो मैं भिल्ला से हाथ मिला लिया। साहब वो मेरे साथ दारू का धंधा नहीं, किडनैपिंग का धंधा करना चाहता था। सुन, स्टेरिंग पे आ जा, मैं अभी आता हूँ 2 मिनट। तो मुझे नहीं पता था साहब कि वो बच्चे को किडनैप करने वाला है। दरवाजा खोल। अरे लेकिन बच्चे को क्यों ले आया? अपहरण के लिए उठाया है? मोटा आसामी है, मोटा माल मिलेगा, ज्यादा सोच मत, चल गाड़ी चला। लेकिन उसको फिरौती नहीं मिली साहब, वो उस बच्चे को जान से मारना चाहता था। मेरा यकीन करो साहब, मैं उस बच्चे की जान बचाना चाहता था और मैं उसको उसके स्कूल के बाहर तक छोड़ कर आया। जब बिल्ला को पता चला तो वो मेरे जान के पीछे पड़ गया। साले, तेरी इतनी हिम्मत, ये मुझसे दगा किया तूने? क्या कर रहा है? छोड़ उसे। श्याम छोड़, छोड़ उनसे। बहुत गर्म मिजाज का है, 2 अरबी लोग का मर्डर कर चुका है। मैं तीसरा होता साहब अगर श्याम ने मुझे बचाया नहीं होता, लेकिन मैंने भी उसको बोल दिया साहब, देख बिल्ला, मैंने तेरे से हाथ इसलिए नहीं मिलाया कि मर्डर करूंगा, लफड़ा बढ़ जाता है मर्डर करने से, और अगर दोबारा तूने मुझ पर हाथ उठाया ना तो पुलिस को बता दूंगा कि उन 2 अरबियों का मर्डर तूने किया था, बता दूंगा मैं। ये सुनकर बिल्ला डर गया और बोला कि अब चोरी करके ऐश करेंगे, लेकिन बॉम्बे पुलिस को मालूम पड़ गया था कि बच्चे हमने उठाए थे और हमारा ठिकाना पता करने के लिए उन लोगों ने श्याम को उठा लिया। बिल्ला डर गया कि श्याम पुलिस को बता देगा कि उन 2 अरबियों का मर्डर भी उसने किया था, इसलिए हम अपने दोस्त जुगल की मदद से दिल्ली भाग आए। दिल्ली कब पहुंचे तुम लोग? अगस्त। हमारा प्लान था कि पहले हम कार चुराएंगे और फिर लूटेंगे। हम फतेहपुरी की एक लॉज में रुक गए। को करोल बाग से हमने कुछ नंबर प्लेट्स खरीदी और 40 नंबर लिखवाए। फिर हमने तलवार खरीदी, कृपान खरीदा और फिर उसमें धार लगवाई, और राखी थी तो मैं पानीपत चला गया। अपने बहन से राखी बंधवाई और उसी दिन वापस आ गया। ग्रे कलर की कार चुराई, उसका नंबर प्लेट बदल दिया। फिर हमने सोचा कि किसी अमीर आदमी को किडनैप करते हैं। जुगल ने बोला कि मेरे मामा को किडनैप कर लो, बहुत अमीर है। प्लान फेल हो गया साहब, और इस बात के लिए बिल्ला जुगल की जान के पीछे पड़ गया। जुगल अपनी जान बचाने के लिए बॉम्बे भाग गया, और फिर हमें लगा कि अब फतेहपुरी की लॉज भी रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, कहीं जुगल अपना मुंह ना खोल दे बॉम्बे पुलिस के सामने। इसलिए सब सोहन लाल के घर किराए पर आ गए। तो हम अपनी ग्रे गाड़ी में टहल रहे थे, तब ये बच्चे हमको दिखे। सब वो बच्चे हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। अंकल, कैन यू प्लीज ड्रॉप अस टू प्रसारण भारती? बैठो। चलो दीदी। हमें लगा बड़े घर की औलादें, इसलिए हमने उन्हें उठा लिया सब। भैया भैया गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी, हमें कहीं नहीं जाना। भैया गाड़ी रोको। चुप करके बैठ जा। अरे हमने कहा ना गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी, हमें कहीं नहीं जाना। हमने कहा गाड़ी रोको, हमें कहीं नहीं जाना। रोको गाड़ी, रोको गाड़ी। गाड़ी रोकिए। चुस्त बच्चे थे साहब, गुस्से में मुझसे भी कृपान चल गई। तभी लड़के ने बड़ी चुस्ती से गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दी। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हमें कहीं नहीं जाना। तभी एक आदमी हमारी तरफ आने लगा, हमने गियर चढ़ाकर एक्सीलेटर दबा दिया। साहब हम बुद्धा पार्क की तरफ जाने लगे तो एक सरदार जी ने हमें देख लिया और पीछा करने लगा। साहब मुझे लगा कि हम फंस जाएंगे। मैंने बिल्ला से कहा कि बच्चों को उतार दे, लेकिन साहब बिल्ला नहीं माना और उसने एक्सीलेटर दबाया रखा। वहाँ से हम बुद्धा जयंती पार्क पहुँचे और कार को एक सुनसान जगह पर रोक दिया। हमने बच्चों को कार में बंद कर दिया और बिल्ला ने कार की नंबर प्लेट बदल दी। हमने उन्हें डरा दिया कि अगर उन्होंने पंगा लिया तो जान से मार देंगे। लड़का दर्द से कर्रा रहा था, पानी मांग रहा था, तो मैं उसके लिए ठंडा ले आया। पानी नहीं है, ठंडा पी लो। कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें बस घर जाना है।
सब लड़के ने ठंडा नहीं पिया। फिर उसकी बहन ने कहा कि इसको आइसक्रीम पसंद है, तो मैं आइसक्रीम ले आया। लो। नहीं चाहिए। अपनी बहन के कहने पर वो आइसक्रीम खाने लगा। फिर ने उनसे बात की। कहाँ रहता है? तेरे पापा क्या करते हैं? नेवी ऑफिसर है। उन्हें पता लगा ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। साहब, जब उन बच्चों ने बताया कि उनके फादर नेवी में है तो हम डर गए। मैंने से मराठी में कहा कि इनको छोड़ दे, बुरे फंसेंगे, कि नेवी वालों की बहुत पहुंच होती है। लेकिन साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो बच्चे रहम की भीख मांग रहे थे। प्लीज हमें छोड़ दो ना, प्लीज। आपको वाहेगुरु दा वास्ता। छोड़ देंगे, लेकिन तुझे हमारा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? 8:30 पे पालम एयरपोर्ट से एक जौहरी इस रास्ते से जाएगा। तुझे उससे लिफ्ट मांगनी है। जैसे ही वो गाड़ी रोकेगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे अपनी कार से, और फिर इसको लूट लेंगे। फिर उसके बाद तू जा सकती है। टाइम हो गया जौहरी का आने का। बाहर निकल के खड़ी हो जाओ। होशियारी करने की कोशिश मत करना। तेरा भाई मेरे पास है, काट दूंगा उसको। नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। जा। सुन, गाड़ी से तलवार निकालकर झाड़ियों में छिप जा। जा। साहब, मैंने तलवार निकाली और 10 मिनट तक उस लड़के को तलवार से मारता रहा। उसने मुझे बुलाया और कहा कि इस लड़के को झाड़ी के पीछे फेंक दे और तलवार साफ कर दे। तलवार साफ करके जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी के पीछे कपड़े पड़े थे और उस लड़की के भी। कार के अंदर उस लड़की का रेप कर रहा था। उधर क्या देख रहा है? जा, तू भी रगड़ ले। नहीं, जितना कह रहा हूं उतना कर। चल। बच्ची है, वैसे ही मेरे कमर में बहुत दर्द है। कमर में दर्द है? हाँ। ठीक है, मैं तुझे सीट बाहर निकाल के देता हूँ। साहब, मैं बहुत डरा हुआ था, तो साहब उसके कहने पर मैंने भी किया। साहब, वो एकदम जानवर है। मेरे करने के बाद उसने फिर से उस लड़की का। और उसके बाद तुम हिल्ला को लेकर सर विल्सन हॉस्पिटल गया, उसके टांके लगवाए, पुलिस को झूठी कहानी सुनाई और रात को 1:45 बजे थाने से निकल गए। उसके बाद क्या हुआ? साहब, 7 तारीख को हमें याद आया कि गीता के अंदर के कपड़े कार की डैशबोर्ड में। साहब, हमने वो कपड़े नाले में फेंके और कार की नंबर प्लेट बदली और फिर हम अपने किराए वाले घर में आ गए, जहाँ सबका ध्यान की चोट पे जा रहा था। सोचा कि जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ता वो मुंबई रहेगा, और मैं दिल्ली में ही अपना ठिकाना बदलता रहा। साहब, मैंने हमारी फ़ोटो देखी अखबार में और फिर मजलिस पार्क की गली नंबर 10 में मैंने गाड़ी छोड़ दी। साहब, फिर हम 1 हफ्ते के लिए आगरा भाग गए। तलवार छत पर छुपा दी और एक गन खरीद ली। फिर सब हम मद्रास निकल रहे थे, जो कि वहाँ हमें कोई नहीं पहचानता था। हम वहाँ सेफ थे, लेकिन कालका मेल में हमें आर्मी वालों ने पकड़ लिया। गंगा और भिल्ला के बयानों से अब ये साफ हो चुका था कि संजीव के मर्डर और संगीता के रेप और मर्डर को 6 अगस्त की रात को इन दोनों ने ही अंजाम तक पहुंचाया था, और उनके इस घिनौने और अमानवीय अपराध के लिए कोर्ट ने गंगा और भिल्ला को मौत की सजा सुनाई। और इस घटना के 4 साल बाद 1982 में वो दिन भी आ गया जब इन दोनों को फांसी दी जाने वाली थी। गंगा और भिल्ला को दी गई सजा उनका अंत बन गई।
लेकिन इस घटना के तकरीबन 36 साल बाद भी गंगा और भिल्ला जैसे लोगों की क्रूर मानसिकता का अंत नहीं हो पाया है। और वास्तविकता यही है कि जब तक इंसान के अंदर का वहशीपन जिंदा रहेगा, मासूमियत रोज घायल होती रहेगी। जरूरत है इस वहशीपन को खत्म करने की। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर मेरी वाइफ शांत होकर बताइए क्या हुआ है, क्या बात है? सर मेरी वाइफ को 4 गुंडों ने किडनैप कर लिया सर। अरे क्या हुआ? आयुष, मुझे सर्दी और जुकाम हो रखा है, एसी से प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज एसी बंद करके विंडोज खोल दीजिए ना। जैसा आप कहें मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा, जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं ना, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। हो सकता है मेरी बीमारी तुम्हें लग जाए। अब मैडम, जो कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा है। तो दूर जाने की बात तो तुम भूल ही जाओ, और ज़्यादा दूर जाने की बात की ना तो मैं अभी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। आके दिखाऊं? हाँ आयुष, अरे क्या हुआ? तुम भी ना, रास्ता है, लोग है, कोई देख लेगा तो। सारा मजा इसे दे दे क्या? थोड़ा हमें भी दे दो। अबे साले, मेरी बीवी है, तमीज से बात कर। गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, रुक ना गाड़ी। आप बता मुझे, तेरी तो दिखा दो तुझे और तेरे छमिया को। हाँ देखता हूँ क्या बताना तू। आयुष, वो गुंडे हैं, आप नहीं। उतरना मत आयुष। अरे इनको बताता हूँ मैं अभी। आयुष, कहाँ हुआ ये सब? सर इंडस्ट्रियल सेक्टर एरिया के पीछे। आपने उनकी मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया था या फिर कोई वीडियो या फोटो? सर सब कुछ इतना जल्दी, मैं बहुत घबरा गया था सर, दिमाग में ही नहीं आया कि उनके गाड़ी का नंबर नोट करूं सर। अच्छा, जब वो लोग आपकी वाइफ को किडनैप करके लेकर गए, आपकी वाइफ का फोन उनके पास था? हाँ सर। अपनी वाइफ का नंबर और अपनी गाड़ी का नंबर दोनों लिख कर दीजिए इसमें। आपकी वाइफ का कोई फोटो होगा आपके पास? हाँ सर, हाँ सर, सही है। इनकी कार को सर्वेलेंस पे डालो और इनकी वाइफ के फोन नंबर को ट्रैकिंग पे डालो। क्या नाम बताया अपनी वाइफ का? स्तुति। स्तुति। उनके फोन को ट्रैकिंग पे डालो, अगर फोन ऑन है तो हो सकता है उसकी लोकेशन हमें मिल जाए। ठीक है सर। सर मिल तो जाएगी ना सर? देखिए, हम लोग कोशिश पूरी करेंगे। आप उस सुनसान जगह पर करने क्या गए थे? सर मैं और स्तुति डिनर पर गए थे, उसके बाद उसने कहा कि उसको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। सर इस वक्त शहर में बहुत ट्रैफिक रहता है, तो मैं उसको उस रोड पर लेकर गए। कितनी देर पहले हुआ ये सब? सर तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले। 1-1.5 घंटा पहले आपकी वाइफ को 1-1.5 घंटा पहले किडनैप कर लिया गया और आप अब आ रहे हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए? आपको मौका वारदात से फोन करना चाहिए था ना? सर मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत घबरा गया था सर। मैंने पापा और चाचा जी को फोन किया था सर, बल्कि इन्होंने ही कहा कि मुझे पुलिस स्टेशन आना चाहिए। सर वहाँ बहुत देर तक लिफ्ट के लिए वेट करता रहा, फिर एक बाइक वाले ने लिफ्ट दी। और उसी बाइक वाले ने आपको पुलिस स्टेशन छोड़ा? नहीं सर उसने मुझे चौक पर छोड़ दिया था, वो फिर अपने रास्ते निकल गया, मैं यहाँ आ गया सर। उन लोगों की कुछ शक्ल देखी थी आपने? कोई भी हुलिया वगैरह कुछ भी याद है? हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता पाएंगे? सर सब कुछ इतनी सर जल्दी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, झगड़ा हो रहा था सर पर थोड़ा बहुत मुझे याद है, वो मैं बता सकता हूँ सर। सिंह सर, स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। ओके सर। तुम लोग वहीं रुको, हम लोग पहुंच रहे हैं। ओके सर, पेट्रोलिंग टीम को इनकी गाड़ी कानपुर उन्नाव के पास जो कच्ची सड़क है वहां मिली है। सर मैं भी आपके साथ चलूंगा सर। सर मुझे स्तुति का बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज सर। चलो। क्या हुआ? स्तुति, पीछे 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 रहिए। क्या हो गया तुम्हें? कुछ मत छूइए, पीछे रहिए। पासान बहुत बेरहमी से मारा है, पूरी बॉडी पर वार किए हैं। इतने अमीर आदमी की बहू थी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे गहने पहने होगी।
लेकिन बॉडी पर सिर्फ चेन और पेंडेंट बचा है। सर हो सकता है कि ये चेन और पेंडेंट इन्हें दिखे ही ना। आसपास कहीं पर भी कत्ल के हथियार का कोई निशान नहीं है। मतलब पूरी सफाई से काम करने के इरादे से आए थे लोग। सर आयुष ने कहा था कि स्तुति आगे वाली सीट पर बैठी थी, फिर अपने आप पीछे कैसे आ गई? उन लोगों ने पीछे खींचा होगा, लेकिन उसके हाथ की उंगली काटने का क्या मकसद हो सकता है? सर हो सकता है कि अंगूठे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं निकली हो तो उंगली काट दी हो। मतलब ये सब लूटपाट के इरादे से हुआ। तो फिर सबसे कीमती चीज़ ये गाड़ी क्यों छोड़ गए दोनों? सर हो सकता है कत्ल करने के इरादे से ना आया, लेकिन कत्ल हो गया और फिर एक घबराहट में गाड़ी छोड़ के चले गए। पसंद मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ लूटपाट का मामला है, कुछ तो। खैर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास इस रोड पे जहाँ भी जो भी सीसीटीवी फुटेज मिले सब अरेंज करो। ठीक है सर। हमारी पूरी टीम अपराधियों को पकड़ने में लग गई। शहर में चारों तरफ नाकाबंदी करवा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग उनको जल्दी पकड़ लेंगे। पोस्टमार्टम और कुछ और फॉर्मेलिटीज़ के बाद बॉडी आप ले जा सकते हैं। आयुष, मुझे मालूम है तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर उन अपराधियों के अधूरे स्केच अगर तुम पूरे करवा सको तो उन्हें पकड़ने में बहुत मदद मिलेगी। आपको अभी भी स्केच की पड़ी है। माय वाइफ इज डेड। कल देर रात कुछ लुटेरों ने इस शहर के सबसे बड़े स्टील किंग प्रियोम साहनी की बहू स्तुति साहनी की हत्या कर दी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त स्तुति के पति आयुष साहनी भी उनके साथ थे। सर कुछ बताइए ना, अचानक से ये सब कैसे हुआ? सर ये दुश्मनी का एंगल है सर। क्या आप इसे पुलिस प्रशासन की नाकामी भी मानेंगे? मैं पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि वो गुनहगारों को पकड़ के सजा दे पाए। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। साइड होइए ना प्लीज। प्रियोम साहनी की बहू स्तुति साहनी। भाई साहब, वो आपने तो कहा था कि आयुष और स्तुति का एक्सीडेंट हुआ है और चूंकि स्तुति को चोट ज्यादा लगी है इसलिए वो आईसीयू में है। फिर ये सब भीड़ कैसी? भाई साहब हम नहीं चाहते थे कि आपको कोई सदमा लगे। आप लोग आइए, आप लोग आइए ना, आइए। एक मिनट आइए। सर हाँ साहब, स्तुति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी पर 14 बार चाकू से वार किया गया और सर चाकू की इंटेंसिटी को देखकर लगता है कि पूरी ताकत से मारा गया। और सर उसके बाएं हाथ की रिंग फिंगर को भी काटा गया। बॉडी पे सभी जगह चोट के निशान है। किसी तरह की जबरदस्ती या रेप का कोई निशान? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। पासवान, जितनी बेरहमी से इसे मारा गया है और ये चाकू के घाव, लगता है ये लोग इसे मारने के इरादे से ही आए थे, क्योंकि लूटपाट के लिए कोई इतनी बेरहमी से खून नहीं करेगा। और उसकी बॉडी पर किसी तरह की ज़बरदस्ती का भी कोई निशान नहीं है, जबकि आयुष का कहना है कि ये झगड़ा श्रुति को छेड़ने को लेकर शुरू हुआ। और अगर लूटपाट का भी मामला है तो सबसे कीमती चीज़ इनकी कार ऐसे ही छोड़ कर चले गए वो लोग। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि स्तुति की फैमिली की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो। दुश्मनी का बदला लेने के लिए स्तुति का मर्डर किया गया। बाय द वे सर, हमें स्तुति के हाथ में एक शर्ट का बटन मिला है और कुछ बाल भी मिले। बालों को प्रिजर्व करके रखो, डीएनए टेस्ट के काम आएंगे अगर कोई सस्पेक्ट हाथ लगता है तो। ओके सर। कानपुर में हमारा स्टील का बहुत बड़ा कारोबार है। बिजनेस कंपटीशन तो लगा रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मेरी बहू को मार के चला जाएगा और बेटे को छोड़ देगा। और यहाँ कानपुर में हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी तो नहीं है, किसी को जानते तक नहीं है यहाँ पर। और हमारी बेटी तो यहाँ बहुत खुश थी। स्तुति के साथ आपके संबंध कैसे थे? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव? सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। अभी 1.5 साल पहले तो हमारी शादी हुई थी। ऑफिस के काम के चक्कर में मैं बहुत बिजी रहता था सर, उसको टाइम नहीं दे पाता था। पर हर संडे में उसको घुमाने के लिए लेके जाया करता था सर। लास्ट टू लास्ट संडे हम लोग रेन डांस के लिए गए थे सर। लास्ट संडे भी मैं उसको फिल्म दिखाने के लिए गया था और इस संडे हम लोग डिनर पे गए थे। ओके, थैंक यू सर। आयुष, मैं सोच रही थी इस राखी में जबलपुर अपने घर चली जाऊं, अपने भाइयों को और कजिन्स को राखी बांध दें। और वैसे भी वो शिकायत कर रहे थे कि जब से मेरी शादी हुई है मैं उन्हें भूल ही गई हूँ। अरे तो एक काम करो ना, उन लोगों को कानपुर बुला लो,
यार तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और मैं जो तुम्हारे बिना अकेली घर पे रहती हूँ वो अरे उतना तो करना ही पड़ेगा ना, वरना जब कल को हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे। वैसे मैडम 1.5 साल हो गए हमारी शादी को। पता है पापा क्या पूछ रहे थे? पापा क्या? आयुष तुम भी ना बहुत बातें बनाने लग गए हो। सर सच कह रहा हूँ, सच में स्तुति से मैं बहुत प्यार करता था सर। मैं तो उसको इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, उससे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था मैं। सर उस दिन भी लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पर उसके कहने पर मैं गया। काश अगर मैं नहीं गया होता तो आज वो हमारे बीच में। कौन से रेस्टोरेंट में गए थे आप? सर डायनोट रेस्ट्रो। यस सर। 14 जुलाई की रात का सीसीटीवी फुटेज देखना है हमें। ओके सर। इसके अलावा और कहीं सीसीटीवी लगा है रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पे है। दिखाइए वो फुटेज। यस सर। ये अपनी बीवी को अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? आसान सर, आसपास की सारी दुकानों में पता करते हैं, जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी लगा है उसका फुटेज देखते हैं, पता करते हैं ये यहाँ से निकल कर गया कहाँ था। आप अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर कहाँ गए थे? सर मुझे वहाँ थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, इसलिए बाहर टहले गया था। बड़ी जल्दी खत्म हो गई आपकी घबराहट, क्योंकि आप रेस्टोरेंट से निकल कर उसके बाजू वाली दुकान से तो निकले, लेकिन 3-4 दुकान आगे भी नहीं पहुंचे, बल्कि उन्हीं 2 दुकानों के बीच में कहीं पर रुक गए थे। क्या कर रहे थे आप? सर मुझे बिजनेस से रिलेटेड कुछ ज़रूरी कॉल्स आ गए थे, तो उनसे बात करने के चक्कर में वहीं रुक गया था। और कपड़े वो कहाँ पर बदले? क्योंकि रेस्टोरेंट में तो आप शर्ट में थे, और जब पुलिस स्टेशन आए थे तो टी-शर्ट में थे। सर उस दिन झगड़े में मारपीट में मेरी शर्ट फट गई थी, सारे बटन टूट गए थे, इसलिए जब पापा को फ़ोन किया तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे लिए कोई कपड़ा लेते आए। मारपीट? लेकिन उस रात जब आप पुलिस स्टेशन आए थे तो आपके बदन पर खरोच तक नहीं थी, पर आपकी घबराहट बड़ी अजीब है, और कुछ याद नहीं रहा, सिर्फ कपड़े मंगाना याद रहा। सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं झूठ कह रहा हूँ? मैं सिर्फ कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वो शर्ट चाहिए जो आपकी मारपीट में फट गई थी। इसलिए लोग पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते। अरे मेरी बीवी का खून हुआ, उसके कातिल को पकड़ने की बजाय आप मुझे को फंसा रहे हैं। पत्नी को बेइंतहा प्यार करने वाला पति जो हर घड़ी उसकी याद में रो रहा था, उसकी हर बात के अलग पहलू दिखाई दे रहे थे। पुलिस का शक गहराता जा रहा था। पुलिस का पहले से मानना था कि यह कत्ल सिर्फ लूट के इरादे से नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी षड्यंत्र की बू लिए हुए है, और सीसीटीवी की फुटेज ने शक की इस गंध को और बढ़ा दिया। सवाल कई थे। आयुष स्तुति को छोड़कर कहां और क्यों गया? इस हादसे की खबर इतनी देर बाद क्यों दी गई? रेस्टोरेंट से पुलिस स्टेशन के बीच में आयुष के कपड़े कैसे बदले? और जो बात शक को सबसे ज्यादा पुख्ता कर रही थी वो ये कि जिस प्यार और अपनेपन का बखान आयुष कर रहा था वो दोनों के बीच नदारत था। क्या पुलिस सही दिशा में थी या वो भ्रमित हो रही थी? क्या ये केस सुलझने वाला था या फिर और भी ज्यादा उलझने वाला था? आयुष जी, आपको क्या लगता है आपकी बीवी की कत्ल की वजह लूटपाट है या कुछ और? पुलिस रेस्टोरेंट का सीसीटीवी क्यों छान रही है? क्या उन्हें आप पे शक है कि कहीं आपने? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? एक तरफ आप लोग हैं जिन्हें किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ पुलिस जो जल्द से जल्द इस केस को खत्म करने के लिए मुझे को फंसा रही है। मैं स्तुति से बहुत प्यार करता था, प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। वन मोर क्वेश्चन। पासवान सर, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ तो। इसे पुलिस पे भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। केस बहुत हाई प्रोफाइल था। साहनी परिवार कानपुर शहर का जाना माना परिवार था, और ऊपर से पुलिस पर सीनियर्स का भी प्रेशर था, इसलिए पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। सर, आयुष के फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला है कि स्तुति के गायब होने के बाद आयुष ने स्तुति के नंबर पर लगातार कांटेक्ट किया था। और सर ये देखिए, ये एक नंबर है। आयुष जब रेस्टोरेंट में था तो इस नंबर पर लगातार टेक्स्ट कर रहा था, और रेस्टोरेंट से निकलने के बाद भी उसने इस नंबर पर कॉल किया था। किसका नंबर? सर किसी सपना के नाम रजिस्टर्ड है।
आयुष के ऑफिस में ही काम करती है। और सर ये रहे वो स्केच जो आयुष ने बनवाए थे। विक्रम, एक क्लू मुझे मिला। ये देखो, ये है क्राइम सीन वाली रोड का सीसीटीवी फुटेज। अब ये देखो, ये रेस्टोरेंट के बाहर का फुटेज। ये बाइक पर ये दो लोग रेस्टोरेंट के बाहर किसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी देखो, और ये जैसे ही आयुष की गाड़ी आई, दोनों निकल गए। अब ये आगे की दोनों दुकानों का फुटेज, रेस्टोरेंट के बाजू वाली दुकान का फुटेज, उसमें से ये बाइक जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दो दुकान आगे जो सीसीटीवी है उसमें नहीं दिख रही। मतलब वो बाइक इन दोनों दुकानों के बीच में कहीं पर रुकी, और इसके 20 मिनट बाद ये आयुष निकला रेस्टोरेंट से, पहली दुकान के सीसीटीवी के सामने से निकला ये, लेकिन आगे वाले सीसीटीवी में नहीं है। इसका मतलब आयुष भी इन दोनों दुकानों के बीच में किसी एरिया में था जहां पर सीसीटीवी नहीं है। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वहां पर आयुष का इंतजार कर रहे थे। विक्रम, पता करो ये बाइक किसकी है और ये दोनों लोग कौन है। नहीं सर, ये वो लोग नहीं है। मैंने दोनों को पहले कभी नहीं देखा। ये दोनों रेस्टोरेंट के बाहर रुके हुए थे, और जब आप वहां पहुंचे तो वहां से निकल गए, और फिर आगे की 2-3 दुकानों के बीच में रुके हुए थे जहां पर सीसीटीवी नहीं था। फिर जब आप बातचीत करके वापस रेस्टोरेंट में गए, तब ये वहां से निकल गए। सर सड़क पे बहुत से लोग होते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे नहीं पता ये लोग वहाँ क्या कर रहे थे या नहीं थे, पर सर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि स्तुति की किडनैपिंग में ये लोग नहीं थे। सर वो लोग 4 लोग थे, उनकी दाढ़ी थी और वो सर पर एक कपड़ा बांधा हुआ था। सर ठीक है, लेके जाओ इन्हें। किडनैपिंग के बाद आपने अपनी पत्नी के नंबर पर फोन लगाया था। सर मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हेलो हेलो, स्तुति स्तुति स्तुति, ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर उस दिन मेरा कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बताना भूल गया। ठीक है विक्रम, सर उन दोनों को जाने दो और अपने आदमी लगा दो उनके पीछे 24 घंटे नजर रखने के लिए। और ये लड़की सपना, इसको थाने बुलाओ, जिसे आयुष रेस्टोरेंट से मैसेज कर रहा था। ओके सर। ये सपना श्रीवास्तव यहीं काम करती है ना? जी हाँ। बुलाइए, उससे बात करनी है। सब, लेकिन वो ऑफिस अभी तक आई नहीं। सर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। रिश्ता तो मैं कह नहीं सकती, पर हाँ, सपना आयुष सर के ऑफिस में जब भी जाती है बहुत देर तक रुकती है। कितनी बार तो मैंने उन्हें ऑफिस से एक साथ बाहर जाते हुए भी देखा है। एक दिन तो आयुष सर सपना के क्यूबिकल में आकर उसके पास बैठ गए थे। सर आयुष के ऑफिस में पूछताछ करके पता चला है कि आयुष और सपना इन दोनों का अफेयर चल रहा था। ये देखिए सर, सपना के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इन कॉल रिकॉर्ड्स में हमें आयुष का एक दूसरा नंबर भी मिला है। इस नंबर के बारे में आयुष ने हमें नहीं बताया था। सर सपना नहीं बल्कि और भी 2 लड़कियों के साथ उसके अफेयर थे। पिछले 1 महीनों में आयुष ने लगभग सपना को 300 कॉल किए हैं और अनीशा को लगभग 663। ये अनीशा कौन है? सर अनीशा उसकी पड़ोसी है। और सर इन दोनों के अलावा एक लड़की और भी है, कोमल। कोमल को भी वो अक्सर कॉल किया करता था। अभी कोमल कौन है? सर कोमल उसके घर में काम करने वाली बाई है। क्या? वो अपने घर की बाई को भी इतने फोन करता था? क्यों? सर सपना ही है। सर मेरा आयुष सर के साथ में कोई अफेयर नहीं है। जिन लोगों ने भी आपको ये बातें बताई हैं वो जलते हैं मुझसे। उनको कुछ काम तो है नहीं, सिर्फ दूसरों की बातें बनाते हैं। और आप शायद कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं, इसीलिए रात को 2 बजे तक घंटों घंटों बातें करनी पड़ती हैं। देखिए आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। सर वो मैं। सपना जी, हमने आयुष के ऑफिस में इंक्वायरी की है। पता चला है कि आप आयुष की कुछ ज़्यादा ही फेवरेट थी। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा है। मामला तो ये है कि आपका और आयुष का अफेयर चल रहा था और आप दोनों के बीच में स्तुति रोड़ा बन रही थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए आप दोनों ने उसका खून कर दिया। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खुद नहीं किया तो किसी और से करवाया होगा, और हमें यह पता लगाने में और साबित करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो तुमने किया है ना, उसके लिए कितना खून की साजिश, खून में साथ देना, लंबा अंदर जाएगी नहीं? सर मैं क्यों अंदर जाऊंगी? मैं मानती हूँ आयुष सर से मेरा अफेयर था, लेकिन सर वो सिर्फ एक फोर्स था। वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। सर आयुष सर हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सर
वो मुझसे फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते थे। आयुष सर? सपना, सपना आई लव यू सपना। सपना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन भी वो रेस्टोरेंट से मुझे मैसेजेस कर रहे थे। सर मुझे ये जॉब बड़ी मुश्किल से मिली थी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब बचा रही थी। झूठी कहानी बनाना बंद करो। सच तो यह है कि आयुष से शादी करने के लिए तुमने स्तुति का खून करवा दिया। सर मैं ऐसा क्यों करूंगी? अगर तुम झूठ भी बोल रही होगी ना तो हम पता लगा ही लेंगे कि स्तुति को किसने और किसके कहने पर मरवाया है, और तब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। पुलिस को शक है कि स्तुति के पति का हाथ हो सकता है स्तुति के कत्ल में। ये कितना सच है या कितना झूठ, ये तभी तय हो पाएगा जब पुलिस अपनी पूरी तहकीकात कर लेगी। अगर इसने कुछ नहीं किया है तो पुलिस इस पर शक क्यों कर रही है? क्योंकि मैं कानपुर के स्टील इंडस्ट्री के किंग का बेटा हूँ। पुलिस कैश कराना चाहती है मेरी इमेज को, मोटा पैसा खाना चाहती है। और न्यूज वालों का क्या, ये तो होता ही है लोगों को बदनाम करने के लिए। भाई साहब, आप हमारे आयुष को गलत समझ रहे हैं। हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो स्तुति से बहुत प्यार करता था। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। स्तुति ने बताया था, तुमने उसे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। पर माँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं क्या कहना चाहती हूँ सुनने तो सही। देखो बेटा, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चलते रहता है। पर माँ वो मुझे पत्नी मानते ही कहाँ है। सच कहूँ तो मैं उन्हें समझने की कोशिश करके भी थक चुकी हूँ माँ। मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। रेन डांस के लिए लेकर गए पर पूरा टाइम फोन पर लगे रहे, मुझसे 1 मिनट बात तक नहीं की माँ उन्होंने। माँ समझ में नहीं आता कि वो मेरे साथ रहना भी चाहते हैं या नहीं, और अगर नहीं रहना चाहते तो मुझे जिद करके अपने साथ क्यों लेकर जाते हैं घुमाने। स्तुति बगल में होने के बावजूद ये रात रात भर किसी लड़की से फोन पे बात करता था। मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं था, मैं सिर्फ स्तुति से ही प्यार करता था। साहब, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? ये सुनने के लिए कि जब हम तुमसे ये कहें कि तुम्हारा और आयुष का अवैध संबंध था तो तुम कहो कि ये गलत है, झूठ है, लेकिन हमें मालूम है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या हुआ? गला सूख रहा है? पानी चाहिए? कब से चल रहा है ये सब? झूठ मत बोलना, क्योंकि हमको मालूम है कि आयुष के घर में एक नहीं बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, और उन सारे कैमरों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों के बीच में क्या हो रहा था। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, देखोगी? दिखाएं? क्या हुआ? उसने तुम्हें बताया नहीं था कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है? देखो, हम ना तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं। वो है रईस बाप की औलाद, साफ बच जाएगा। फंसेगा कौन? तू। और हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए वो तुझको फंसा दे और कहे कि तूने इस स्तुति का खून करवाया है। नहीं साहब, हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो साहब खुद ही हमारे पास आते थे। साहब कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा, घर पर कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं और तुम। हम तो मजबूर थे साहब, हमें पैसों की भी जरूरत थी, वरना हम ऐसा काम कभी ना करते। ठीक, जाओ। सर, आपने इसे झूठ क्यों कहा कि आयुष ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है? विक्रम, कभी कभी सच उगलवाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो वो कभी नहीं मानती कि उसका और आयुष का संबंध था। ये तीसरी लड़की कौन है जिसका आयुष के साथ संबंध है? सर, अनीशा। अनीशा? जी मैं ही हूँ। आप तो बता सकते हैं क्या बात करनी है? काफी ब्लंट है आप। चलिए आपसे सीधे ही पूछ लेता हूँ, आपका और आयुष का क्या रिश्ता है? रिश्ता क्या है सर? वो जो बगल में बंगलो है वो आयुष का है और हम पड़ोसी हैं। ताजुब की बात है कि आप अपने पड़ोसी से घंटों बातें करती हैं,
वो भी फोन पर। इतना कि एक महीने में 663 कॉल। सर वो मेरे बचपन का फ्रेंड है और आयुष मुझसे हर बात शेयर करता है। आई एम श्योर कि फ्रेंडशिप होना कोई क्राइम नहीं है, राइट? तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि ये फ्रेंडशिप कैसी और कितनी गहरी है, और उसके बाद आपको क्राइम की डेफिनेशन भी दे देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ बस निकल रहे हैं घर के लिए। सर ये आयुष तो काफी रंगीन मिजाज का निकला। गुड नाइट सर। गुड नाइट। 3 लड़कियों से अफेयर और घर में एक बीवी भी। सर कहीं यही तो कारण नहीं है स्तुति के मर्डर का? पासवान, 3 लड़कियों के लिए मर्डर करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अपने अब तक के कैरियर में एक ही चीज देखी है मैंने, मर्डर कोई तभी करवाता है जब किसी एक को पाने की जिद लिए बैठा हो। तो लड़की तो कोई एक ही होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि स्तुति को आयुष की इन रंगरलियों के बारे में पता चल गया हो, और क्योंकि आयुष अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार नहीं था तो उसने स्तुति को ही रास्ते से हटा दिया हो। सर ये भी तो हो सकता है कि अनीशा, सपना और कोमल, इन तीनों में से किसी एक को आयुष से मोहब्बत हो गई हो, और इन तीनों में से किसी एक ने ही स्तुति को अपने रास्ते से हटाया हो। क्योंकि आयुष वैसे भी काफी मालदार पार्टी है और शादीशुदा भी है, और एक शादीशुदा आदमी से दोबारा शादी करना पॉसिबल नहीं है। जो भी है, एक बात तो पक्की है कि ये खून लूटपाट के इरादे से नहीं किया गया, और उधर आयुष को देखे तो वो हर बात में हमसे झूठ बोलता आ रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जानबूझकर उन दोनों लोगों को नहीं पहचाना। नहीं सर, ये वो लोग नहीं है। चल सर, मैंने इन पे नजर रखी हुई थी। ये दोनों शहर छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं इनको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आया। आप लोगों ने मारा था साहब स्तुति को, सतीश के कहने पे मारा था साहब। कौन सतीश? साहब सतीश मर्डर की सुपारी लेता है, इसकी सुपारी भी उसी को मिली थी। स्तुति को मारने के लिए ऐसे लोग चाहिए थे जिनका पहले से पुलिस में कोई रिकॉर्ड ना हो, इसलिए हमको बोला था मारने के लिए। साहब हमें बहुत पैसे बोला था साहब, सारी जिंदगी एड़ी रगड़ते तो भी नहीं कमा पाते। जब स्तुति का मर्डर किया सतीश तुम्हारे साथ था? नहीं साहब, नहीं था। हथियार कहाँ से मिले? साहब हथियार तो हमें सतीश नहीं दिए थे, उसने वो चाकू वो सुपारी देने वाले आदमी के साथ घंटा घर चौक की दुकान से खरीदा था साहब। साहब यही है सतीश, और ये वो आदमी जिसने सुपारी दिया था। क्या नाम है इसका? पता नहीं साहब, सतीश ने अभी कभी इसके बारे में बताया नहीं कुछ। और कहाँ मिलेगा ये सतीश? देख, मोनू और बीनू ने सब कुछ उगल दिया है। उन्होंने बता दिया है कि तूने ही उन दोनों को किसी आदमी से मिलवाया था जिसने स्तुति की मर्डर की सुपारी दी थी। ठीक है, ये देख, उसी आदमी के साथ तू चाकू खरीदने गया था, और उसकी स्तुति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साफ साफ लिखा है कि ऐसे ही 2 चाकुओं से उसे मारा गया था। हमें यह भी पता है कि मर्डर के टाइम पर तू वहां नहीं था, तूने ही इन दोनों को उस आदमी से मिलवाया था। कौन था वो आदमी? बोल साहब। शैलेश है ये। कौन शैलेश? अनीशा मेम साहब का ड्राइवर है सर। शैलेश आपका ड्राइवर है? जी हाँ। कब से? काफ़ी पहले से, बल्कि जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी तो वो चला गया था, पर काम के सिलसिले में वापस कानपुर आना पड़ा तो मुझे ड्राइवर की ज़रूरत थी, और शैलेश काम ढूंढ रहा था तो मैंने उसको काम दिया था। बता सकती हैं अभी कहाँ होगा? बहुत दिनों से वो दिखा नहीं है। आपने कहा कि शैलेश आपका काफ़ी पुराना ड्राइवर है। जी। तो उसके शहर का या गांव का कहीं का तो एड्रेस होगा ना आपके पास? हाँ। पासवान सर, अपनी एक टीम फौरन शैलेश के गांव में। ठीक है सर। गरीब आदमी हूँ साहब, मेहनत करके कमाने वाला हूँ, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ साहब। मेहनत तो देख ली तेरी, बहुत कोशिश की ना भागने की, लेकिन पकड़ा गया। और गरीबी भी देख ली, इतना सारा सामान एक साथ घर में, बीवी के लिए मोबाइल फोन, बच्चों के लिए कपड़े खिलौने, सारे गरीब आदमी ऐसी खरीदारी करते हैं। बोल कहाँ से आया इतना पैसा? देख, जिनको तूने सुपारी दी थी ना, उन्होंने सब उगल दिया है, तेरा नाम भी और ये भी कि उन्हें बिना कुछ दिए तू फरार हो गया वहां से। और अब तेरी बारी है बोलने की। चल बोल,
किसके कहने पर किया ये सब? साहब आयुष साहब के कहने पे गया था साहब। पासवान, हम शैलेश पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है उसका इरादा लूटपाट का ही हो, लेकिन फंस जाने पर आयुष का नाम लगा रहा हो, क्योंकि उसे आयुष और अनीशा के संबंध के बारे में सब कुछ मालूम था। ऐसा करो, इसकी कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और आस पड़ोस में पूछताछ करके पता करो कि ये आयुष और अनीशा की लव स्टोरी कितनी चर्चे में थी। तुम इस मोहल्ले के चौकीदार हो ना? जी साहब। ये आयुष को देर रात कभी कुछ ऐसा करते हुए देखा जो अजीब लगा? छोटा मुंह बड़ी बात साहब, पर हमने कई बार रात को आयुष साहब को अनीशा मैम साहब के घर जाते देखा है। आयुष साहब रोज रात को 1 बजे के करीब अनीशा मैम साहब के घर जाते थे और सुबह 4 बजे अंधेरे में ही अपने घर लौट आते थे। सर मैं मानता हूँ कि मेरा अनीशा के साथ अफेयर था, पर इससे ये बात तो साबित नहीं होती ना कि मैंने स्तुति का खून किया है। साहब शैलेश को मेरे और अनीशा के बारे में सब कुछ पता था, उसने इसी बात का फायदा उठाया। उस दिन वो लूट के इरादे से आया, उसने देखा होगा कि स्तुति ने उसको पहचान लिया, तो उसने उसका भी खून कर दिया और अब वो मुझे सॉफ्ट टारगेट बना रहा है। सर मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब कुछ किया धरा शैलेश का है, उसने आपसे भी झूठ बोला है। साहब झूठ बोल रहे हैं साहब। वो स्तुति मैडम की मर्डर की तैयारी 1 महीने से चल रही थी साहब। 50,000 रुपये देंगे बोले थे, 20,000 रुपये एडवांस भी दिया था साहब। 2 बार उनको मारने की कोशिश भी की थी साहब। वो क्या बोलते हैं ना साहब, वो बारिश में डांस होता है ना साहब, रेन डांस साहब, तभी उन्होंने हमको वहाँ पे 12 बजे बुलाया था वो नदी के पुल के पास, ताकि मैडम को मार के वो पुल में फेंक देंगे। लेकिन साहब पुलिस उस दिन 10 बजे आकर ही बंद कर दी साहब, इसलिए साहब को मैडम को लेके जाना पड़ा साहब। और दूसरी बात, साहब मैडम को फिल्म दिखाने ले गए थे, हम उनको मारने ही वाले थे कि उनको घर से फ़ोन आ गया साहब, इसलिए मैडम को लेके जाना पड़ा और इस एतवार को उनका काम हो गया साहब। आयुष को स्तुति को मारने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि साहब वो अनीशा मैडम सब पेट से थी। सॉरी, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी और लॉ के हिसाब से आप लोग मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते। आयुष क्या ये सच है कि अनीशा प्रेग्नेंट है और आप उसके बच्चे के बाप है? बकवास है ये। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया है और वो है मेरी बीवी स्तुति। पता नहीं आप सब लोग मुझे क्यों इतना दुखी करने पर तुले हुए। स्तुति तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? देखो इन लोगों ने मेरा क्या हाल बना दिया है। सर स्तुति की डेड बॉडी के हाथ में जो बाल मिला था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। सर वो डीएनए इन चारों के डीएनए से मैच नहीं करता। सर हो सकता है कि ये बाल आयुष का ही हो सकता है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में अगर ये साबित हो भी गया तो भी आयुष के पास बहाना रहेगा कि जब गुंडों के साथ मारपीट हो रही थी तब स्तुति ने उसे बचाने की कोशिश की और शायद तभी वो बाल उसके हाथ में आया होगा। हमें और ठोस सबूत चाहिए पासवान। जब बड़े लोग फंसते हैं ना तो उन्हें बचाने के लिए और बड़ी बड़ी पहुंचे लगाई जाती हैं। क्या इसे छोड़ो, आयुष को जरा थाने लेकर आओ। ओके सर। सर हाँ पासवान। सर स्तुति के मर्डर के 1 महीने पहले शैलेश के फ़ोन पर इन 2 नंबरों से लगातार कॉल आ रहे थे और सर इन दोनों फ़ोन में आपस में कॉल्स भी एक्सचेंज हो रही थी। सर इंक्वायरी से पता चला है कि ये नंबर बरेली के किसी अमित झा के नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन सर एक अजीब बात है, इन दोनों नंबर की लोकेशन ज़्यादातर अनीशा और आयुष के घर के आसपास ही दिखा रही है। सर हो सकता है कि शैलेश झूठ बोल रहा हूँ, अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर आयुष को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पता करो कि अमित झा कौन है और इसका शैलेश से क्या वास्ता है। अमित झा आप ही हैं? जी हाँ, मैं अमित झा हूँ। ये दोनों आपके नंबर है? पिछले कई दिनों से कानपुर में एक्टिव है। सर मैं कभी कानपुर गया ही नहीं, और रही बात नंबर की तो ये दोनों नंबर मेरे नहीं है। मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। हमने सोचा था हमारी बेटी बहुत खुशनसीब है, इतने बड़े घर में जो जा रही है,
पर उस घर में उसे एक पल की खुशी तक नसीब नहीं हुई। आयुष उससे कभी प्यार से बात तक नहीं करता था। स्तुति ने मुझे ये बात फोन पे बताई थी कि आयुष का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जब वो लोग दोनों हनीमून के लिए गए थे, उसके अगले दिन ही उसे ये बात पता चल गई थी, क्योंकि आयुष हमेशा फोन पे बिजी रहता था। और मेरी बेटी रात भर रोती थी। आयुष उसके बगल में जाता था पर कभी ये नहीं पूछता था कि क्यों रो रही हो तुम। ये बात मेरी बेटी ने कभी किसी को नहीं बताई। वो अपना सारा दुख अपनी एक डायरी में लिखती थी। क्या हुआ? हटिए। क्या हो रहा है? तलाशी लेनी है आपके घर की। ये क्या तरीका है ये? सर्च वारंट है हमारे पास। चारों तरफ देखो अच्छे से। सर, ये डायरी मिली है। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे नहीं बोलेगा ना? पासवान। सर। यादव मैडम। तेरे खिलाफ हमारे पास एक नहीं बहुत सारे सबूत हैं। शैलेश से कत्ल का हथियार बरामद हो चुका है। वो 5 सिम जिनसे तुम बात करते थे और मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे, उसकी सारी डिटेल्स भी हमारे पास है। रेन डांस और फिल्म देखने वाले दिन भी तू स्तुति को खून करना चाहता था ना, लेकिन हो नहीं पाया। स्तुति ने अपनी डायरी में तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ लिखा है और अपनी माँ को भी फोन करके बहुत कुछ बताया था, इसलिए अब छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। और तुम्हें क्या लगा ये तुमसे प्यार करता है? तुमने इसके लिए मर्डर तक प्लान कर दिया और तुम्हें यह नहीं मालूम कि इसकी लाइफ में तुम अकेली लड़की नहीं हो बल्कि हजारों लड़कियां हैं। इसके ऑफिस में काम करने वाली सपना से लेकर इसके घर में झाड़ू पोछा करने वाली कोमल तक, सबके साथ अवैध संबंध है इसके। नहीं अनीशा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरा यकीन मानो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं किसी और से प्यार नहीं करता। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। चल अब बता क्या हुआ था उस रात? सर उस दिन रेस्टोरेंट से 10 मिनट के लिए निकल के मैं मोनू और बीनू से मिलने गया था। बीनू और मोनू ने मेरा नाम आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उन्हें किसी भी हालत में बचाने का वादा किया था। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी। मैं बताता हूँ जी। प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं स्तुति को उस दिन आइसोलेटेड रोड पर लेके गया। वो मैंने बियर ज़्यादा पी ली थी तो थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, घबराहट लग रही है। तो मैंने शैलेश को बुलाया है, आ ही रहा होगा। अभी आगे गाड़ी वही चलाएगा। आज मैं तुम्हें ऐसी ड्राइव पर भेज रहा हूँ जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। एंजॉय योर राइड। उसकी उंगली क्यों काटी? अंगूठी चुराने के लिए? अरे नहीं साहब, वो आयुष साहब ने कहा वो स्तुति मैडम से इतनी नफरत करते, सुहाग की कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहते थे साहब, इसलिए उन्होंने उनकी उंगली भी काटने को कहा था जिस पे उनके नाम की अंगूठी पहनी थी। उसके बाद मैंने उससे और फोन दोनों अनीशा को दे दी ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन उसे मारा क्यों? डिवोर्स भी तो दे सकते थे ना। वो डिवोर्स के साथ एलिमनी में मेरी आधी प्रॉपर्टी भी ले जाती सर। और सर अनीशा भी तो प्रेग्नेंट थी। इसके पापा भी धमकी दे रहे थे किसी और से शादी करने की। सर हम दोनों 2.5 साल से साथ थे, हम दोनों अलग नहीं होना चाहते थे सर। लेकिन तुम तो स्तुति से पहले अनीशा को जानते थे ना, तो इससे शादी क्यों नहीं की? सर
मैं और आयुष शादी करना चाहते थे, पर हमारी कुंडली मैच नहीं हुई। क्या बकवास है? जी सर, और इसी वजह से आयुष की फैमिली ने उसकी शादी स्तुति से कर दी। तुम लोग पागल हो क्या? मर्डर प्लान कर सकते हो लेकिन खुद की मर्जी से शादी नहीं कर सकते, कुंडली दोष के कारण। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से एक मासूम की जान चली गई और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। जेल में सड़ना और अपने कुंडली दोष का निवारण करना। सॉरी सर। आयुष साहनी को स्तुति के कत्ल की साजिश, सबूत मिटाने और अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 356, 302, 201, 120B और धारा 34 के तहत सजा सुनाई गई और अनीशा धमीजा को कत्ल की साजिश और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 120B, 302 और 210 के तहत सजा सुनाई गई। शैलेश, बीनू और मोनू को अपहरण, कत्ल की साजिश और गहने चोरी करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 364, 302, 201, 404 और 120B के तहत सजा सुनाई गई। अक्सर देखा गया है कि पैसे के नशे में मदहोश लोग जुर्म करते हैं ये सोचकर कि पैसे की चमक में उनका अपराध दिखाई नहीं देगा। इसी पैसे के नशे ने आयुष से स्तुति का कत्ल करवाया और फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने पैसे और रुतबे का पूरा इस्तेमाल किया। लेकिन वो ये भूल गया कि कानून की आंखों पर पट्टी है जो ना अमीर देखती है ना गरीब। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।